A very warm good morning to all of you. Sorry, good afternoon to all of you. सब लोगों का वेलकम है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग पता नहीं क्यों बार बार बोल रही हूँ। तो बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। ओके, दैट हार्डली मैटर्स बिकॉज हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। आई बिलीव कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, ठीक है, आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक्स आपको लेकर आई हूँ प्रैक्टिस करवाने के लिए, वो मैंने थोड़ा सा हल्का ना ट्विस्ट एंड टर्न किया है, क्योंकि एग्जाम हमारा नजदीक है। आई थिंक 1 महीना से थोड़ा सा ज्यादा टाइम हमारे लिए बचा हुआ है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को बदलेंगे और थोड़ा सा और स्पीड अप करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने जो हूँ शीट लेकर आ रही हूँ, मुझे अनुमति दिया जाए। कहाँ गया? या शीट आपको दिख रही होगी? नहीं दिख रही है तो बताइए। चलिए, दिख रही होगी। ठीक है, तो हम लोग फिर से आज जो है आए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लीज पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून मोहित शर्मा एंड प्रमोद कुमार। चलिए शुरू करते हैं। बताओ, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये रहा। चलिए सॉरी। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? मतलब इंग्लिश में कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो सबसे पहले बता दूं कि संवैधानिक निकाय दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती कौन है? संवैधानिक निकाय दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडी होती है जिसका मेंशन भारत के संविधान में किया हुआ है। वो बॉडी होती है जिसका मेंशन भारत के संविधान में किया हुआ है। ठीक है, एनडीसी का दैट इज राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका मेंशन हमारे संविधान में नहीं किया हुआ है। नीति आयोग, भाई इसको तो अभी जुम्मा जुम्मा 2015 में जन्मी है, ये प्लानिंग कमीशन की जगह आई थी, तो ये भी हमारे संवैधानिक बॉडी नहीं है। नन ऑफ द अबव भी आंसर नहीं है बिकॉज इसका आंसर है वित्त आयोग दैट इज फाइनेंस कमीशन, जो आर्टिकल नंबर 280 के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग आर्टिकल नंबर 280 पढ़ सकते हैं। ओके, एनी डाउट? चलिए सेकेंड क्वेश्चन का स्वागत करते हैं, पढ़ लिया जाए क्वेश्चन। विच कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूछता है कि कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो सबसे पहले बता दूं हमारे पास ये रिट क्या होती है। रिट जो है ना, हमारे पास 5 प्रकार की होती है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सरसरी और क्यूरो वारंट। ठीक है, तो अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है या हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उसका वॉल्यूशन कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा आर्टिकल 32। ठीक है, वहीं आप चाहे तो हाई कोर्ट भी जा सकते हो, बट हाई कोर्ट को डायरेक्टली जाने के लिए आपके पास और ज्यादा ऑप्शन है। मतलब अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, या कोई आपके लीगल राइट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, फिर जैसा भी आपका अधिकार है उसके साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हो, बट आर्टिकल नंबर 226 का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कोर्ट आप जा सकते हो रिट इशू कराते हुए अपने कानूनी अधिकार दैट इज लीगल राइट का एनफोर्समेंट कराने के लिए। तो आपको क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने फंडामेंटल राइट के लिए, बट यहाँ तो लीगल राइट कह रहा है, तो आंसर क्या होगा? हाई कोर्ट, दैट इज उच्च न्यायालय। नो 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 नो, प्रमोद कुमार एंड मोहित शर्मा दोनों का आंसर गलत है, इट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आंसर हाई कोर्ट होगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हैं जब मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो। गॉट इट? ओके, वैभव कौशिज, वैभव कौशिज। ओके,
चलिए कोई प्रॉब्लम किसी को है तो पूछो प्रॉब्लम। चलो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कौन से हैं? तो देखिए हुआ क्या था, मैं आपको बता देती हूँ। हमारी जो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने किया था 42वें नंबर का संविधान संशोधन। इस 42वें नंबर के संविधान संशोधन को बड़ा ही इंपॉर्टेंट बोला जाता है बिकॉज ये संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, जब देश में आपातकाल लगा हुआ था, तब ये संविधान संशोधन किया गया था। और इतना ही नहीं, जब ये संविधान संशोधन किया गया था इमरजेंसी के टाइम, तो आपको बता दिया जाए कि इसको ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसको हम लोग मिनी संविधान दैट इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, इस संविधान संशोधन को करते हुए इंदिरा गांधी ने कुछ अच्छी बातें की, कुछ बुरी बातें। अच्छी बातें ही जानते हैं, बुरी बातें बाद में जानेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एजुकेशन को दैट इज शिक्षा को स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची से हटा के संवर्ती में दैट इज कॉन्करेंट में रख दिया। तो आप देखोगे कि चारों में तो एजुकेशन है ही, ठीक है। फॉरेस्ट भी था तो भाई ये भी है। इसके बाद रेलवे नहीं है, तो आंसर सी नहीं होगा। रेलवे जो है वो नहीं है, आंसर सी नहीं होगा। इसके साथ ही ये बात करेक्ट है कि वेट्स एंड मेजर्स जो हैं ये भी आपके जो है शिफ्ट किए गए थे, तो ये भी आंसर होगा, ठीक है। इसके साथ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, जो हमारा वन जीव और पक्षियों की सुरक्षा है, इनको भी जो है राज्य सूची से हटा के समवर्ती में डाल दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो, ideals of liberty, equality and fraternity in the Indian Constitution are borrowed from which country? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? यूएसए, फ्रांस, यूके या रशिया? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर ये है कि यूएसए आंसर नहीं है, ठीक है। फ्रांस, यूके, देखो यूके से भी नहीं लिया गया है। कोई आंसर दे नहीं रहा भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रियंका, पिछली बार आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे थे, आप दे नहीं रहे हो। वैभव तो पहली बार आए हैं। मोहित, प्रमोद, प्लीज आंसर, क्या होगा? कहाँ मिलते हैं ये सारे शब्द? ये सारे शब्द आपको मिल जाएंगे प्रियम्बल में। कहाँ मिल जाएंगे? प्रियम्बल दैट इज प्रस्तावना में। कहाँ मिलेंगे? प्रियम्बल दैट इज प्रस्तावना में। क्लियर है? ठीक है। फ्रांस, रशिया, क्या होगा आंसर? देखो दो दो तो मैंने हटा दिया। बिल्कुल सब लोग डी कह रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए ये करिए। कलर लगता है व्हाइट चूज हो गया है क्या? हाँ व्हाइट चूज हो गया है। चलिए एक सेकंड रुकिए, मैं राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज, राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से, सीनियर हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस, विधान परिषद के नाम से, या वरिष्ठ सदन के नाम से, या उच्च सदन के नाम से, या फिर निचला सदन के नाम से। तो राज्यसभा को हम लोग इंग्लिश में अपर हाउस बुलाते हैं। ये हॉर्स लिख दिया क्या मैंने? अपर हाउस बुलाते हैं, ठीक है। राज्यसभा को हम लोग क्या बुलाते हैं? राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बुलाते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको उच्च सदन। आप इसको बुजुर्गों का सदन भी कह सकते हो, ठीक है, या काउंसिल ऑफ स्टेट भी बुला सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपर हाउस, उच्च सदन। वेरी गुड प्रमोद, मोहित। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन मैं मानती हूँ कि टफ है।
क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने की संभावना है। क्या पूछता है? इन हाउ मेनी वेज द कॉन्स्टिट्यूशनल in how many ways the constitutional amendment in India can take place? भारत में संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो देखो, भारत में संविधान संशोधन एक नहीं, दो नहीं, कुल मिला के 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? भारत में संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? कुल मिला के 3 प्रकार से। कैसे कैसे? पहला होता है साधारण बहुमत के द्वारा, दैट इज सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, ठीक है, मतलब विशेष बहुमत के द्वारा। और तीसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट, मतलब जो आपका विशेष बहुमत है इसके साथ राज्यों का 50%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, सॉरी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक है, चलिए। What does bicameral legislature mean? द्विसदनीय विधानमंडल का क्या अर्थ है? कहता है यहाँ पे, पहला, विधायकों को 4 अलग विधानसभा में बांटा गया है। Legislatures are divided into 4 separate assemblies. Legislators are grouped as one assembly. Legislatures are divided into 2 separate assemblies. Legislatures are divided into 8 separate assembly. बहुत सिंपल है। बाई कैमरल का मतलब होता है 2 सदन। 2 सदन हो गया तो क्या होगा कि जो लेजिस्लेचर है वो 2 सेपरेट असेंबली में डिवाइड किए गए हैं। आंसर क्या होगा? सी। पता ही होगा, हमारे देश में ऐसे 6 राज्य हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इनफैक्ट हमारे जो संसद है ना, वो भी आपकी द्विसदनीय है। एक तो लोकसभा, एक तो और एक तो राज्यसभा। और बाकी जो आपके 6 राज्य हैं जिनके पास 2 सदन है, एक है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हमारा कर्नाटका। क्लियर है? बिल्कुल, क्या बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। Which of the following acts under the Indian Constitution is described by Article 21A? भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अनुच्छेद 21A द्वारा वर्णित है? कौन सा अधिनियम 21A द्वारा वर्णित है? देखो, 21A को ना ऐड किया गया था 86 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में। 2002 में 86 नंबर का संशोधन हुआ था, उसके द्वारा आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था। आर्टिकल 21A जो है वो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, ये बताइए। आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, मतलब संवैधानिक संशोधन से, सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशन से, सुप्रीम कोर्ट की संरचना से, सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध से, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये बहुत ही घिसा पिटा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आर्टिकल 368 आपका संवैधानिक संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। ओके, वेरी गुड। आंसर इज व्हाट? ए। क्या बात है। चलिए, आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? एनीबॉडी? अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से। उसके बाद दूसरा कहता है प्रेसिडेंट के शपथ से, मतलब जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके शपथ से। उसके बाद कहता है कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से, मतलब राष्ट्रपति के महाभियोग से। और फिर कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनसे। एनीबॉडी? क्या आंसर होगा, बताइए जरा। मोहित गैस कर रहे हैं, कहते हैं सी।
देखो मोहित, सी वाला बाबा वो है तुम्हारा इम्पीचमेंट है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 60 जो है ना वो हमारे राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है। ठीक है, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। हमें पता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो जो है शपथ दिलाता है। ठीक है, ओके। और जो आप बोल रहे हो ना सी वाला बाबा, ये आर्टिकल 61 है, एक ऐड कर लो। आर्टिकल 61 जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग दैट इज इम्पीचमेंट से संबंधित है। Oops. ठीक है, वो आपका आर्टिकल 61 जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैमरा मेरा जो है गिर गया था। ओके, चलो ये बताइए, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर, निजता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 या 18? तो देखो 19 जो है ना ये फ्रीडम की बात करता है। 19 जो है ये फ्रीडम की बात करता है, आजादी की बात करता है। आर्टिकल 20 हम जानते हैं संरक्षण वगैरह की बात करता है। 20 जो है ये बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 18 जो है कहता है टाइटल वगैरह अबॉलिश करो, ठीक है, उपाधि वगैरह के अबॉलिशन पे जो है वो करता है, बिलीव करता है। तो आर्टिकल 21 जो है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे बिलीव करता है, इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी आता है। तो आर्टिकल नंबर 21 आंसर होगा। और ये लाने के लिए इसके अंदर श्रेय जाता है के एम पुट्टा स्वामी को, जिन्होंने आधार वाला जो जजमेंट हुआ था उसके अंदर काम किया था। नहीं 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 प्रमोद, ए आंसर नहीं होगा, आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए ये बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछा हो, वैसे है बहुत इजी। Which constitutional amendment act deals with the disqualification of MPs and MLA? कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जो कि एमपी और एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन मतलब उनकी अयोग्यता से संबंधित है? तो वो है आपका 52nd वाला, पता होगा आपको, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ पे ये डील करता है। ठीक है, जिसको कि लाने के लिए श्रेय जाता है राजीव गांधी को। एंड इसको हमने शेड्यूल नंबर 10 में जगह दी है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। बिल्कुल प्रमोद, शाबाश। चलिए इसका आंसर दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आते में शांत हो जाते हैं, आप जवाब दोगे। चलिए, ओहो कहाँ चले, आइए। बी, क्या बात है प्रबोध, आपका सिलेक्शन एकदम तय है। ऑलमोस्ट आपने सारे क्वेश्चन का जो जवाब है वो करेक्ट दिया हुआ है। आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी। अर्णव धामा को पहली बार देख रही हूँ, बाकी बच्चों में वैभव को पहली बार देख रही हूँ। चलिए आइए। The word secular was added to the preamble of the Constitution of India by which constitutional amendment? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो धर्म निरपेक्ष का, कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष भी शब्द होता है। ओके, वैसे असली में तो इसका मीनिंग पंथ निरपेक्ष ही है। तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो हमारे संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो वो था आपका 42वां 42nd संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है इस वर्ड को सेकुलर मतलब धर्म पंथ निरपेक्ष शब्द को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्लियर है? कब जोड़ा गया था? लाओ टाइम बता दिया जाए। 1976 में। क्लियर है? चलिए, अच्छा इसके साथ दो वर्ड और जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। चलिए बताइए।
किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? By which amendment was fundamental duties added to the constitution? बताने की जरूरत ही नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कराने वाली थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और इसको ऐड कराया गया था जब देश में आपातकाल लगा हुआ था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ये कराया गया था। और इसको ऐड कराने की जिसने सिफारिश की थी वो थे सरदार, एक सेकंड, वो कौन थे? वो थे सरदार स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह, ठीक है, उन्होंने सिफारिश जो है की थी। तो पहले हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, मौलिक कर्तव्य थे। अब हमारे पास कितने हैं? अब हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 42nd संशोधन के द्वारा ये काम किया गया था। चलिए, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है कितने महीनों के अंदर? 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में, 6 महीने में? देखो, अगर राष्ट्रपति का स्थान जो है वो खाली हुआ है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करके रखना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आंसर क्या है? 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? In which article of the Constitution there is a provision for joint sitting of both the houses? संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जॉइंट सिटिंग है ना, इसको बुलाता कौन है? बुलाता, जॉइंट सिटिंग को बुलाता है राष्ट्रपति। जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है? वो जॉइंट सिटिंग को बुलाता है। ठीक है, और वही जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है हमारा लोकसभा का स्पीकर। अब आप बोलोगे कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो आपका एब्सेंट है, अगर आपकी प्रेजेंट है नहीं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है तो उस केस में अध्यक्षता करता है लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर जो है वो अध्यक्षता करता है। और अगर आप बोलोगे कि डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो टेंशन की बात नहीं है। उस केस में हमारा जो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन है वो अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है तो कौन करता है? लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर। अगर वो भी एब्सेंट है तो कौन करता है? राज्यसभा का डेप्यूटी स्पीकर। और आपको बता दिया जाए ये कि जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता हमारे राज्यसभा के सभापति दैट इज चेयरमैन नहीं करते हैं। और अगर हमारा जो बिल है वो आपका संशोधन वाला है, संविधान की संशोधन वाला है, उस केस में भी जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। क्लियर है? और ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 108 में। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 108 में। बिल्कुल, प्रमोद शाबाश। चलिए, ये बताइए, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है। मोहित क्या बोल रहे हो? 3 बार नहीं, कम से कम 2 बार। आपको बता दिया जाए कि लोकसभा के पास कुल मिला के कितने सत्र हैं? 3 सत्र हैं। लोकसभा के पास कुल मिला के 3 सत्र हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका, स्पेलिंग गलत हो गई,
बजट जो सबसे बड़ा होता है। दूसरा होता है मॉनसून, इसको याद करने की एक ट्रिक है BMW, ठीक है। और सबसे छोटा होता है विंटर, सबसे छोटा होता है विंटर, ठीक है। तो इन जो सत्र है ना, इनके बीच मैक्सिमम जो है वो 6 महीने का अंतराल होगा। 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता, इसीलिए जो है सत्र को कम से कम 2 बार बुलाना है, ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहता है? मतलब सिंपल पूछ रहा है कि उसकी रिटायरमेंट एज कितनी है, इसकी रिटायरमेंट एज कितनी है, तो कितनी है 65 ईयर्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है तो 65 ईयर्स, 65 ईयर्स है सुप्रीम कोर्ट की। हाई कोर्ट की कितनी है, हाई कोर्ट की है 60 ईयर्स, हाई कोर्ट की कितनी है 60 ईयर्स, तो इसका आंसर क्या होगा 65। ओ सॉरी 62 है बाबा, सॉरी 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 सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, माफी चाहती हूँ मैं। हाई कोर्ट की 62 है, वेरी सॉरी, और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। 62 होती है हाई कोर्ट के रिटायरमेंट की जज की एज, और 65 होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज, ठीक है। कोई तकलीफ? ओके प्रमोद, वेरी गुड। चले, चले, चलिए। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया? वो कौन थे? तो आपको बता दिया जाए, वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री तो बने, बट इन्होंने लोकसभा का चेहरा भी नहीं देखा, क्योंकि इनकी जो है सरकार गिर गई थी। और इतना ही नहीं, इनका जो बर्थडे होता है वो होता है 23 दिसंबर को, और इनके बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं किसान दिवस के रूप में। कैसे सेलिब्रेट करते हैं? किसान दिवस के रूप में। बिल्कुल वैभव, शाबाश। चलो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से फायदा हो रहा है? आपका एग्जाम कब, 19 जून को कि 20 जून को? एक बार क्लियर करना, मुझे डेट भूल गया है। एग्जाम जो है लेखपाल वाला किस दिन है, एक बार क्लियर करिए। लेखपाल का एग्जाम किस दिन है? 19 जून। 19 जून को संडे पड़ रहा है क्या? 13 को संडे है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 को सैटरडे है क्या? सैटरडे शायद पड़ रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, हाँ 19 जून को पड़ा है। कितना टाइम ही बचा है, 1 महीना थोड़ा सा बचा है बस, 1 महीने से थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा। आपको ना, आप एक काम करिए, क्वेश्चंस वगैरह लगाइए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, जो सिलेबस है उसको करिए। 19 जून ज्यादा दूर है नहीं, बहुत कम टाइम बचा है 19 जून में। पहले तो टाइम कटता नहीं है, और जब एग्जाम आता है तो टाइम बचता नहीं है ना। संडे है, अच्छा 19 जून को संडे है, तो लगता है मैंने गलत कैलेंडर देखा। चलिए, है ना, एग्जाम जो है तो मैंने ये देखा है, पहले तो टाइम कटता नहीं है, और जब एग्जाम आ जाता है तो टाइम बचता नहीं है ना। चलिए, राष्ट्रीय सॉरी संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में शामिल कौन नहीं है? नॉट इंक्लूडेड इन द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हम सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके अंदर कुल मिला के 15 मेंबर्स हैं। इन 15 में से जो 5 हैं आपके, वो आपके नॉन परमानेंट है। 5 क्या है? नॉन परमानेंट। और 10 क्या है? 10 आपके जो है वो परमानेंट है, ठीक है। तो 5 नॉन परमानेंट क्या है? वीटो वाले महाशक्तियां 5। एक है आपका यूके, दूसरा है यूएसए,
फिर है चाइना, उसके बाद है आपका फ्रांस, और फिर है आपका एक और देश है, मैं नाम भूल रही हूँ, यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस, एक और देश है, बाकी तो नॉन परमानेंट है। तो यहाँ पे पूछता है स्थायी सदस्य में कौन नहीं है, ये रशिया। हाँ, मैं रशिया को कैसे भूल गई भाई, रशिया ने इतना परेशान किया यूक्रेन को, है ना, कैसे भूल गई मैं, बहुत गलत। तो कौन सा नहीं है, जापान। जापान बेचारा कोशिश कर रहा है कि हमें जो है सदस्यता मिले, जापान इंडिया भी कोशिश कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। जापान, इंडिया, ब्राजील, ये सब जो है कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, बट मिल ही नहीं रही है क्योंकि चाइना वीटो कर दे रहा है। ठीक है, चलिए। मोहित कहते मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ अरेंज करा दीजिएगा। ठीक है, तो मैं पॉलिटी का ही करा पाऊंगी, बाकी आपको ना सफलता का जो ऐप है ना, उसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, उसको आप सॉल्व किया करिए। बट मतलब बहुत बढ़िया होते हैं वो, कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, फोन खोल लो, अपना वो एमसीक्यू सॉल्व करते रहो, 5-6 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं पॉलिटी वाले तो मैं करवा ही रही हूँ, इसके अलावा भी मैं आपको भेज दूंगी, बट बाकी सब्जेक्ट के तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। आपके जहाँ पे कंसल्ट टीचर है उनसे आप बात कर लीजिएगा, वो आपको करा देंगे। जैसे मैं आपको भेज दूंगी ना, वैसे आप वो भी आपको भेज देंगे। चलिए, ये बताइए आंसर। क्या कहता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। अरे इतना इजी क्वेश्चन बाबा। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? वो थे आपके बी एन राव। और ये जो बी एन राव है ना, ये सिविल सर्वेंट थे। बी एन राव कौन थे? ये आपके सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बताइए। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? At present, there is a right to property under the Indian Constitution. वो किसके अंदर आता है? मौलिक अधिकार के अंदर आता है। वैधानिक अधिकार मतलब statutory right, नैतिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। देखो, ये जो संवैधानिक अधिकार है ना हमारा, सॉरी, ये जो संपत्ति का अधिकार है, पहले ना ये आर्टिकल 31 के अंदर था, पहले था, बट बाद में 42nd नंबर का अमेंडमेंट होता है, 42nd नंबर का संशोधन होता है, उसके द्वारा 1978 के अंदर संपत्ति के अधिकार को, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को, आर्टिकल नंबर 31 से डिलीट कर दिया गया। मतलब इसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया। तो आंसर ये तो नहीं होगा। तो मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाने के बाद किया क्या गया, इसको जो है आर्टिकल नंबर 300 कैपिटल ए में रखा गया, बट एज अ लीगल राइट रखा गया। ठीक है, एज अ लीगल राइट, या आप कह सकते हो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एज अ कानूनी अधिकार, या फिर एज अ संवैधानिक अधिकार जो है वो रखा गया। तो अभी तो ये मौलिक अधिकार में आता नहीं है, तो आंसर क्या होगा? वैधानिक अधिकार नहीं, नैतिक अधिकार नहीं। आंसर क्या होगा? नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल। प्रमोद 300 कैपिटल ए लिखो, छोटा ए इज रॉन्ग, ऐसे मत लिखिए कभी भी, क्योंकि जब भी आप संशोधन के माध्यम से किसी आर्टिकल को ऐड करते हो ना, तो उसके पीछे आप कैपिटल ए का यूज करते हो। दिस इज मैंडेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी यूज्ड। चलिए, 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है, 5 जून को पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जी हाँ, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, एक बार कंफर्म कर लें। युवा दिवस 12 जनवरी। हैप्पी बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। और एक बात बता दूं, नेशनल वुमेन्स डे, नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस, ये कब होता है? 13 फरवरी। हैप्पी बर्थडे ऑफ सरोजिनी नायडू।
जो सरोजनी नायडू है ना, सरोजनी सरोजनी नायडू, इनके हैप्पी बर्थडे के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेन्स डे। और एक बात और बता दूं, वो ये है कि सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और दूसरी महिला अध्यक्ष थी, बिकॉज पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, सो दूसरी महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी सरोजनी नायडू ही थी। और सरोजनी नायडू को हम लोग भारत की स्वर कोकिला, दैट इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, ओके। मदर्स डे, ये मदर्स डे नहीं है, ये महिला दिवस पूछा है। मदर्स डे तो शायद आने वाला है ना। फादर्स डे कब होता है? फादर्स डे, मदर्स डे। ऐसे मैं तो मानती हूँ कि मदर्स डे और फादर्स डे जो है एवरी दिन होना चाहिए, हर दिन जो है वो मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है। माता पिता का कोई स्पेशल डे नहीं होता है, सब डे जो है उनके लिए बना होता है। ये सब तो यार अंग्रेजों के वो है कि हाँ भाई ये डे बना दिया, वो डे बना दिया, कि उस दिन उनको इम्पोर्टेंस दे दो। बट माता पिता का कोई ऐसा डे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब डे जो है उनके लिए होता है। हर उनको जितना प्यार को, जितना सम्मान दो वो कम है। ठीक है, चलिए मैं और क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, प्रमोद कह रहे हैं कि कीबोर्ड टाइपिंग अपने आप हो जाता है। ओके ओके, चलो ठीक है। अब मैं और क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। ठीक है, ये सेट ऑफ क्वेश्चन हो चुका है। चलिए, बताओ इसका आंसर। द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was put forward by the Indian National Congress in 1936 at its session held at। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो संविधान सभा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1936 में आयोजित अपने अधिवेशन में रखी गई थी, वो कौन सा था? कानपुर वाला था, बॉम्बे वाला था, लखनऊ का था कि लाहौर का था? तो आपको बता दिया जाए तो 1936 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था वो? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ दिया हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन एट लखनऊ ऑन अप्रैल 1936 presided by Pandit Jawaharlal Nehru. The official demand for Constituent Assembly was raised and Government of India Act 1935 was rejected as it imposed constitution which was against the will of the Indians. तो इसलिए ये जो है important question है। Next, मंत्रिपरिषद कब भंग हो जाती है? When the Council of Ministers gets dissolved. रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की मृत्यु, ईदर ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो होगा क्या आंसर? देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद भंग कब होती है? जब या तो हमारे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, या तो उनकी सरकार गिर जाए, या तो उनकी किसी कारणवश डेथ हो जाए। तो इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन होता है तो हमारी मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाती है, नया मंत्रिमंडल बनता है, नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो आंसर क्या होगा? दोनों। तो दोनों में से क्या बोलेंगे? 3 वाला, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन मत करो, चलो ये क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन बड़ा है बट है बहुत ही इजी। तो इस क्वेश्चन में मैं आप लोग को टाइम दूंगी एक्स्ट्रा, थोड़ा आराम से पढ़ के करिएगा। ये लेखपाल से थोड़ा एक स्टैंडर्ड ऊपर क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ताकि हम लोग वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर रहें। Which of the following statements relating to election as the President of India is या are correct? भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A person above the age of 35 years is eligible for election as President of India. जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम उम्र कितनी होगी? 35 साल। तो पहला तो करेक्ट है।
जब पहला करेक्ट है तो आंसर बी और डी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर मोर देन वन टर्म। जी हाँ, भारत में कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ही बार राष्ट्रपति बन पाओगे या 2 बार बन पाओगे, नहीं, जितना मन हो उतनी बार बनो। क्या बात है। तो सेकंड वाला जो है भी सही है आपका, तो सेकंड सही है, ठीक है। तीसरा, अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ द पर्सन होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ ऑफिस। एक व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के पात्र नहीं है यदि वो व्यक्ति लाभ का पद धारण करते। देखो ये बात तो सही है, अगर आप लाभ का पद धारण करते हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करते हो, तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अब आप पूछो ये लाभ का पद क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है सरकारी जॉब। अगर आपके पास सरकारी जॉब है तो आप इलेक्शन राष्ट्रपति का नहीं लड़ सकते। इसके लिए आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, रिजाइन करना होगा। तो आंसर क्या होगा, सारा सही है, 1 2 3 करेक्ट। कहाँ गया, ये रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ गया कर्सर, ये रहा, करिए। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के पास किसकी सदस्यता, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पास सदस्य के लिए आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। The presidential candidate must have the qualification required for a member of लोकसभा का, राज्यसभा का, विधान परिषद का या जिला परिषद का। देखो सबसे पहले बता दो, अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपके पास जो है वो होनी चाहिए लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या योग्यता, लोकसभा का मेंबर की। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। Members of which of the following house are not members of the electoral college? राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा। तो देखो जो लोकसभा है ना, इसके अध्यक्ष होते हैं, एक सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने दो मुझे। हाँ, मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग हाउस आर नॉट मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। हाँ, इनमें से कौन है जो निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते। यहाँ पे लिखा होना चाहिए किसका निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का, दैट इज प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इनफैक्ट दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। विधान परिषद के मेंबर्स नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, विधान परिषद के लोग नहीं होते, बाकी सब होते हैं। चलिए ये बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ पे पेश किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मुझे लग रहा है मैंने लास्ट क्लास में भी इस पे जो है आप लोग को कुछ क्वेश्चन कराया है। ठीक है। द प्रपोजल ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड इन। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या संसद का कोई भी सदन। तो देखो राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है ना, वो या तो लोकसभा में पेश किया जाएगा या राज्यसभा में, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पेश किया जाए।
और इसमें जो है आपको बता दिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इन तीनों के चुने हुए लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पर जब राष्ट्रपति को हटाना होता है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ हमारे लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पीचमेंट है वो आप संसद के किसी भी सदन में ला सकते हो। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध होता है? क्या बात है। अब आपको बता दूं, अगर राष्ट्रपति हमारा छुट्टी पे होता है छुट्टी मतलब उनकी जो सीट है वो खाली होती है, तो उस केस में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का काम करता है। आपको बता दिया जाए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है तो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है ना, वो राष्ट्रपति वाली ही मिलती है। और हमारा जो उपराष्ट्रपति है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही राष्ट्रपति की तरह काम कर सकता है, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता। और एक बात और बता दूं, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो उस केस में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो राष्ट्रपति की तरह काम करता है, उसकी जगह पे काम करता है। उसको भी जो है सैलरी राष्ट्रपति की ही मिलती है जब वो उनका काम करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। मुख्य, सॉरी सी नहीं होगा, वो हमारा गलत ऑप्शन मारा है, आंसर बी होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए ये बताइए। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ। राष्ट्रपति के लिखित अनुरोध पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके, सॉरी राष्ट्रपति किसके लिखित अनुरोध पे लोकसभा को भंग कर सकता है? कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट या फिर स्पीकर? बहुत सिंपल है, राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल के अनुरोध पर ही लोकसभा को भंग कर सकता है और किसी के अनुरोध पर नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने शायद कराया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं इसको कराती हूँ। ये बताइए, वो छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन बताइए। मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट मतलब जो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? देखो, मिनिमम आयु तो हम सभी जानते हैं, दैट इज 35 ईयर्स। 35 ईयर्स हमारे राष्ट्रपति के बनने की भी है, हमारे उपराष्ट्रपति का भी बनने की है, और हमारे जो गवर्नर है ना, गवर्नर बनने की भी जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर्स है। ठीक है, ओहो क्या हो गया। हाँ, आपको राष्ट्रपति बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है, या आपको बनना है वाइस प्रेसिडेंट, या आपको बनना है गवर्नर। ये तीनों बनने के लिए आपके पास जो मिनिमम एज होगी वो कितनी होगी? 35 ईयर्स। ठीक है, बट पता है क्या, मैक्सिमम एज कोई नहीं है, मैक्सिमम एज कोई भी नहीं है। ठीक है, आप चाहो जितने साल के हो, आप जो है तब तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या गवर्नर बन सकते हो। तो आंसर होगा नो सच एज लिमिट, ऐसी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, चलो, ये तो मुझे लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है? Which of the following article empowers the president to call for a joint sitting of both the houses?
आर्टिकल नंबर 108 कलर थोड़ा सा शायद आर्टिकल नंबर 108 आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अच्छा हाँ, आप चलो 108 पे आए हुए हैं तो ये सब देख लें। 101 किस पे बात करता है? आर्टिकल 101 जो है वो बात करता है वेकेशन ऑफ सीट्स पे। आर्टिकल 102 जो है वो कहता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन एंड फॉर बीइंग मेंबर ऑफ द आइदर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये बात करता है 108 आप जान ही रहे हो कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो बाय कैमरल है, तो उसका जॉइंट सिटिंग की बात करता है। 110 जो है वो मनी बिल की बात करता है, धन विधेयक की बात करता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। वाइल अपॉइंटिंग ए लोकायुक्त, ठीक है, जब लोकायुक्त अपॉइंट किया जाता है गवर्नर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट कंसर्ट। देखो मैं बता दूं ये दो टर्म होते हैं, अक्सर मैंने देखा है बच्चे क्लास में कंफ्यूज करते हैं। एक होता है लोकायुक्त और दूसरा होता है लोकपाल। लोकपाल तो वैसे भी बहुत बहुत फेमस है ना, लोकपाल बिल वगैरह के नाम से। तो अंतर क्या होते हैं? लोकायुक्त जो है वो राज्य के लिए होता है और हमारे सेंटर के लिए होता है लोकपाल। जो काम लोकपाल करता है केंद्र के लिए, सेम वही काम लोकायुक्त करता है हमारे राज्य के लिए। ठीक है, तो जब लोकायुक्त है तो उसका जो अपॉइंटमेंट वगैरह है ये सब है तो प्रेसिडेंट क्यों करेगा? क्योंकि ये तो स्टेट का है। तो कौन देखेगा? गवर्नर। अगर गवर्नर देखेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट का मैटर है, तो 1 वाला गलत हुआ तो आंसर ए और बी बाहर हो गया। इसके बाद कहते हैं कि किससे कंसल्ट करता है जब गवर्नर आपका अपॉइंट करता है लोकायुक्त को? तो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, उससे क्यों करेगा? लोकायुक्त को जो अपॉइंट करता है गवर्नर, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा से क्यों करे? उसका मतलब भी नहीं है। तो ये भी नहीं, सॉरी लोकसभा कह रहे हैं, विधानसभा, तो ये भी नहीं होगा आंसर, 2 भी नहीं होगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो विधानसभा का विपक्ष के नेता है उनसे कंसल्ट करता है। ठीक है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, हाँ ये कर सकता है क्योंकि ये मैटर जो है इन लोग का इस तरह का होता है कि यहाँ पे हाई कोर्ट से कंसल्ट करें। तो 4th तो आंसर करेक्ट है, तो 4th करेक्ट हो गया। लीडर ऑफ, नहीं देखो विधान परिषद से मतलब है नहीं इसको, जब विधान परिषद से मतलब नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/4 क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ये बताइए क्या आंसर होगा? With reference to the Constitution of India, which one of the following pairs is not correct? देखो हमारे पास 3 प्रकार के लिस्ट है, हमारे पास 3 प्रकार की लिस्ट है। एक है स्टेट लिस्ट, उसके बाद एक है, सॉरी पहले है आपकी यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट मतलब हमारी संवर्धित सूची। तो राज्य सूची में जो मुद्दे हैं, सॉरी जो स्टेट लिस्ट में मुद्दे, सेंटर क्या बोल रहे हो, जो संघ सूची जो यूनियन लिस्ट में मुद्दे हैं उन पे कानून बनाती है हमारी सेंटर। जो स्टेट लिस्ट में मुद्दे हैं, राज्य सूची में मुद्दे हैं, उनके ऊपर कानून बनाती है हमारे राज्य की सरकार। और जो कॉन्करेंट मुद्दे हैं उन पे कानून दोनों बनाती है। ठीक है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पहले हमारा राज्य सूची में था, बट इसको इंदिरा गांधी जी ने 42 नंबर का संशोधन करके 1976 के द्वारा कॉन्कर ने पटक दिया, तो ये तो करेक्ट है। पोस्ट ऑफिस सेविंग यूनियन में है, बिल्कुल ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो कॉन्करेंट में नहीं है, वो आपका है यूनियन में, तो इसका आंसर क्या होगा? गलत, हमको क्या बताना, हमको बताना गलत, नॉट मैच्ड बताना है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड। मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो रह गए हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो पूछिए, अगर नहीं डाउट है तो फिर जो बचे कुछ क्वेश्चन है लाइक ये मैं वो करा दे रही हूँ। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। नहीं पूछना है डाउट? अगर नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं, मेरे पास क्वेश्चन है मैं वो करा दूँ, बिकॉज 5 मिनट जो होता है ना वो हम लोग के डाउट्स के लिए होता है, कि आप चाहो तो या तो माइक ऑन करवा के डाउट पूछ लो, या फिर आप चैट बॉक्स में लिखो तो डाउट पूछ लो। सिंस 5 मिनट बचे हैं तो मैं डाउट्स के लिए मैंने ओपन किया है, अगर नहीं है तो मैं कंप्लीट कराती हूँ अपना कोर्स। ठीक है, चलिए।
नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का 110th अमेंडमेंट बिल है वो किससे डील करता है। तो 110th अमेंडमेंट बिल है, देखो ये एक्ट नहीं बोला है, ओके, क्योंकि संशोधन जो है वो भी 105 हुआ है, ये बिल है। ये बड़ा ही मजेदार है क्योंकि इसमें जो है ये बिल लाई गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, बोला गया था कि जो हाई कोर्ट के हैं जज, इनकी रिटायरमेंट एज बढ़ा दो, क्योंकि हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज है वो है 65 साल। तो बोला उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ा के 65 से 65 कर दो। बट अनफॉर्चुनेटली इस बिल को पास, ये बिल पास नहीं हो पाया। इसीलिए अभी तक हाई कोर्ट के जजेस की जो एज है रिटायरमेंट वाली वो सिर्फ और सिर्फ 62 ही है। ठीक है, ठीक है। तो ये सारा जो है ना हमारा बिल है, ये एक्ट नहीं है, ये सारा बिल है। जैसे कि 116 अमेंडमेंट क्या था, इसके द्वारा हमने पार्ट 14B को ऐड किया संविधान के अंदर। 117 क्या था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC STs, ठीक है। इसके बाद 115 क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बाद हाई कोर्ट के जज की जो एज है रिटायरमेंट वाली उसको 65 कर दो। ये करने के लिए 114 जो है लाया गया था, बट ये पास नहीं हो पाया था। इसको लोकसभा में जून 25 2010 में जो पेश किया गया था, ओके। और अगर ये बिल पास हो जाता तो फिर ये क्या करता, ये 217 आर्टिकल्स को अमेंड कर देता, सॉरी ये आर्टिकल 217 और 224 को अमेंड कर देता। ठीक है, चलिए ये करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्या पूछ रहा है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं के लिए क्या प्रदान है। संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता, ये बात करेक्ट है, पूरे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, तो सी आंसर नहीं होगा, हमको सही बताना है ना। हाँ, सरकार का कड़ाई से संघीय रूप, स्ट्रिक्टली फेडरल, देखो हमारा देश में ना फेडरलिज्म है बट स्ट्रिक्ट नहीं है, क्वासी है। इमरजेंसी के टाइम जो है स्टेट एकदम गायब, सब कुछ सेंटर के पास, तो स्ट्रिक्ट कहना मुश्किल होगा, सेकंड आंसर नहीं होगा, सेकंड वाला सेंटेंस सेकंड नहीं होगा, तो आंसर आ गया डी होगा, क्योंकि थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। कठोरता और लचीलापन का अनूठा मिश्रण, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, क्योंकि हमारा संविधान अमेरिका के संविधान की तरह रिजिड नहीं है और यूके के संविधान की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब इसको अमेंड करना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, बीच का है। ठीक है, आंसर क्या है इसका, डी है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करें, which of the following rights which of the following rights come under article 21 of the constitution of India। आर्टिकल 21 के अंदर कौन से अधिकार जो है वो आते हैं। राइट टू एप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट टू गुड हेल्थ, राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, राइट टू गो अब्रॉड एंड राइट टू वर्क। चलो बता दो कि राइट टू वर्क आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये DPSP के अंदर दिया हुआ है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है राइट टू वर्क नहीं होगा। अगर 5 नहीं होगा तो हमें सबको मार्क करना है गलत, आंसर क्या होगा, सी, आंसर होगा सी। क्लियर है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ बातें मैंने लिखी है, राइट टू एप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, गुड हेल्थ एंड वुमेन टू बी treated with decency and dignity come under article 21 of the constitution of India। आर्टिकल 41 जो है आपका मैंने बताया DPSP के अंदर आता है, ये कहता है राइट टू वर्क, और उसके बाद एजुकेशन के अंदर कि आपको जो है काम करने का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, पब्लिक असिस्टेंट का अधिकार हो एम्प्लॉयमेंट के केस में, ओल्ड एज,
सिकनेस, डिसेबलमेंट, ठीक है, इन सब के लिए अधिकारों आर्टिकल 41 में दिया हुआ है, ठीक है। सो इसलिए ये नहीं होगा, बाकी सब होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर कोई डाउट है तो बताइए, नेक्स्ट क्लास में शायद टुमारो ही है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बाकी जो है क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर से बता दूं, एग्जाम की डेट आपकी ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप देखोगे तो वैसे बहुत दूर लगेगी, बट आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको कम लगेगी। तो मैं बोलूंगी ये जो 1 महीने का टाइम है इसको अच्छे से यूज करिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। टाइम टेबल बनाइए, टफ नहीं, आसान सा, जिसमें कि आप क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको देखे भी, और टारगेट बना के काम करिए कि हाँ मुझे एग्जाम निकालना है, सीरियस होके। तो हमारा टाइम भी खत्म हो जाएगा तुरंत एग्जाम वाला, और हमारी तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। ऑन दिस नोट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।